वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा टाइम हो चुका है स्टैटिक जीके की क्लास लेने का, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने शाम 6 बजे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास रखी है। और आज हम स्टैटिक जीके में आपके जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं इनको कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट आपका सेशन बन जाएगा। आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। और आपका जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर मैं आपको कवर कराते हुए चलूंगा और एक एक पॉइंट को बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम को लेकर। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे आ जाएं और इस सेशन में शामिल हो जाएं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में बताएं कि रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। और आज से हमारी फर्स्ट क्लास है ये स्टैटिक जीके की। अब आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक जीके की क्लास आज हमारी फर्स्ट होने वाली है, जो आपको डेली शाम 6 बजे मिला करेगी। और इसमें हम जीके जीएस का सारा पोर्शन आपको शाम 6 बजे कवर करा देंगे, ठीक है। तो हमारा अभी हमने पहले स्टैटिक जीके स्टार्ट करी है, उसके बाद में हम पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी सारा पोर्शन आपको कवर कराते चलेंगे। तो स्टैटिक जीके के आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है पहले उन्हें समझ लीजिए और मैं आपके लिए क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो स्टूडेंट, जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो इसमें नोट नहीं हुआ है, तो देश के राष्ट्रीय प्रतीक और उसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं, लोक नृत्य पढ़ाएंगे, वाद्य यंत्र पढ़ाएंगे, त्योहार पढ़ाएंगे, लोक कला पढ़ाएंगे, पुरस्कार पढ़ाएंगे और महत्वपूर्ण दिन पढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताएंगे, अच्छे से क्लासेस देंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है इनके बारे में आपको बताएंगे। प्रमुख स्थल क्या है, प्रमुख मंदिर, भारत के पड़ोसी देश, कैपिटल एंड करेंसी, प्रमुख किताब और लेखक, प्रमुख झीलें, नदियां और महत्वपूर्ण शहर, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी। दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, ठीक है। चलिए आगे मैं आपके लिए बता दूं, भारत में महत्वपूर्ण पुरस्कार, जनगणना 2011, ये भी टॉपिक मैंने स्टैटिक जीके में डाल लिया है, लेकिन ये किसका है? जियोग्राफी का है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपको बताएंगे, आईपीएल 2023 के बारे में बताएंगे, जीआई टैग क्या है, ऐतिहासिक युद्ध भी मैंने इसी में शामिल किया हुआ है, ये भी हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन स्टैटिक जीके में मैंने ये टॉपिक शामिल किए हुए हैं, यानी कि 23 टॉपिक इसमें नोट हैं और एक टॉपिक जो आज मैं आपको कवर कराने वाला हूं, यानी कि स्टैटिक जीके में आपको 24 टॉपिक कवर करने होंगे। और ये मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में मैं आपको स्टैटिक जीके खत्म करा दूंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, स्टैटिक जीके को 10 दिन में कवर कराना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जहां पर आप पढ़ते हैं उस दीवार पर चिपका लीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने क्या पढ़ लिया है और क्या अभी बाकी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही होंगे अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का सपना देखा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देखा है, तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। चलिए, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है और क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देश के प्रतीक को समझते हैं, देश के राष्ट्रीय प्रतीक को अच्छे से कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपके लिए देश के राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ना है
और मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर बात करते हैं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, अशोक की लाट है। ठीक है, क्या है, अशोक की लाट है। अच्छा, इस नेशनल सिंबल को अपनाया कब गया था, तो भैया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट है, आप अपने माइंड में छापते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, नेशनल सिंबल को अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अच्छा, मैं आपके लिए बता दूं, जो हमारा नेशनल सिंबल है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके आधार में टोटल 4 क्या हैं, टोटल 4 जानवर हैं। ठीक है, 2 दृश्य हैं और 2 अदृश्य हैं। अब बात आती है अदृश्य जानवर कौन से हैं, तो शेर और हाथी। कौन से, शेर और हाथी जो हैं वो अदृश्य हैं आधार में। ठीक है, और घोड़ा और सांड, जो घोड़ा है और सांड वो दृश्य हैं आधार में। जो इसके जानवर हैं, जो अशोक की लाट में 4 टोटल जानवर हैं आधार में, वो घोड़ा और सांड जो हैं वो दृश्य हैं। आपके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये देखो, आपको ये घोड़ा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है तो दृश्य है। ठीक है, और ये हाथी, ये भी दृश्य है। और इसके पीछे क्या है, शेर और हाथी हैं जो अदृश्य हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके राष्ट्रीय चिन्ह में यानी अशोक की लाट में के आधार में कितने टोटल जानवर हैं, तो 4 टोटल जानवर हैं। ठीक है, अच्छा, दृश्य जानवर कौन कौन से हैं, तो घोड़ा और सांड दृश्य जानवर हैं। अदृश्य जानवर कौन से हैं, शेर और हाथी अदृश्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चलिए, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो भैया मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। किस में लिखा गया है, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और आपको सत्यमेव जयते का मतलब पता है, जिन बच्चों को सत्यमेव जयते का मतलब पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि सत्यमेव जयते का सर ये मतलब है। मैं आपके लिए बता दूं कि जो सत्यमेव जयते है उसका मतलब है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की जीत होती है। ठीक है, तो हमेशा सत्य बोलना सीखिए और सत्य के आधार पर चलना सीखिए, आपकी जीत हमेशा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कि अशोक की लाट में कुल 4 जानवर हैं, अभी बताया था। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक की लाट में कुल कितने जानवर हैं, तो भैया 4 जानवर हैं। ठीक है, और जो हमारा ये सत्यमेव जयते है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, तो भैया सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। अब कुछ होशियार बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमने तो ये सेकंड और थर्ड क्लास में पढ़ लिए थे, आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस में तो नहीं आएगा। भैया आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट उठाकर देखिएगा, इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं ऐसा वैसा कंटेंट लेकर नहीं आता हूं, जो आपसे पूछा गया है वही आपको पढ़ाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। चलिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताइए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भैया हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, तिरंगा है। क्या है, तिरंगा है। अच्छा, नेशनल फ्लैग के बारे में मैं आपको बता दूं कि नेशनल फ्लैग में 3 रंग हैं। आप सभी को पता होगा, ये मुझे पता है कि नेशनल फ्लैग में 3 रंग हैं, लेकिन इन कलर्स का क्या मतलब है, आपके लिए आज बताएंगे कि इन कलर्स का क्या मतलब है। जो हमारा सबसे ऊपर रहता है नेशनल फ्लैग में यानी राष्ट्रीय ध्वज में, जो केसरिया रंग होता है, उस केसरिया रंग का मतलब होता है ताकत एवं साहस का प्रतीक। जो केसरिया रंग है वो ताकत एवं साहस का प्रतीक होता है। और सफेद रंग जो बीच में होता है वो सफेद रंग होता है, और उस सफेद रंग का मतलब क्या होता है कि सफेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है। किसका, शांति एवं सत्य का प्रतीक है। और भैया मैं आपसे एक और बात बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाते चलिएगा, और जब आप एग्जाम देकर आए तब उन नोट्स को चेक करिएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो आ रहा है या नहीं, क्या सर ने वैसे ही हमें कुछ भी पढ़ाया था। ठीक है,
ये हमारी गारंटी होती है, जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम में 100% दिखता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे लास्ट में यानी सबसे नीचे हरा रंग होता है और हरा रंग विकास एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें धर्म चक्र होता है बीच में। क्या होता है? बीच में धर्म चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। क्या होती हैं? 24 तीलियां होती हैं और उनका रंग समुद्री नीला होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके दिल्ली पुलिस में, और काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें बीच में धर्म चक्र होता है और उस धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। अब सुनिएगा, ऑप्शन कैसे आते हैं। नीला होता है, आसमानी होता है, या फिर समुद्री नीला होता है, या फिर गहरा नीला होता है। तो बच्चे इन ऑप्शन में चकरा जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता है। एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से फिर ऐसे ऑप्शन। तो इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। जो हमारा धर्म चक्र होता है उसका रंग कैसा होता है? समुद्री नीला होता है। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये सभी बच्चों को याद हो जाने चाहिए कि नेशनल फ्लैग में 3 रंग होते हैं। 3 रंगों का मतलब ये होता है, ठीक है। और बीच में धर्म चक्र होता है। धर्म चक्र में 24 तीलियां होती हैं और 24 तीलियों का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कि जो हमारा जीवन है वो इसी के आधार पर चलता है, हमारे 24 घंटे के आधार पर चलता है। अगर हम रुक गए तो मतलब है मृत्यु, ठीक है। तो हमें लगातार चलते रहना है। जैसे कि आपने अभी दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल करा दिया होगा, और फॉर्म फिल कराने के बाद में अगर आप रुक जाते हैं तो क्या भैया आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो आपको उसकी तैयारी करनी होगी, और आपको उसकी तैयारी जी जान लगाकर करनी होगी, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट पढ़ाया जा रहा है, और आप इस से पढ़कर आप अपने एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें कि दिलीप सर हमें स्टैटिक जीके और जीके जीएस का पूरा पोर्शन कवर कराने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी कुछ हिस्ट्रियां हैं। ऐसे ही नहीं आ गया है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ऐसे ही नहीं आया है, उसके पीछे काफी हिस्ट्रियां हैं, मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री जान लीजिए। कितने संघर्षों के बाद में हमें हमारा 1947 में 22 जुलाई 1947 में ये वाला हमारा फ्लैग मिला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इन्हें ही जानते हैं। तो स्टूडेंट्स 1906 में भारत का पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में है, और पारसी चौक पर 1906 में हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। जिस पारसी चौक को आज ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आज पारसी चौक कोलकाता को ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें 8 कमल हैं। आपके लिए मैं दिखा दूं, जो 1906 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो ये था, ठीक है। इसमें गिनिएगा 8 कमल हैं। 2, 4, 6 और 8। इसमें टोटल कितने कमल लगाए गए थे? 8 कमल लगाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 1907 में भारत का दूसरा ध्वज मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन समारोह सम्मेलन में फहराया। किसमें? 1907 में भारत का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। और किसके तहत? बर्लिन सम्मेलन के तहत ये फहराया गया। फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि 1907 में भारत का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। और किस सम्मेलन के तहत? बर्लिन सम्मेलन के तहत 1907 में भारत का दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। चलिए मैं आपके लिए दिखावर देता हूँ। ये है 1907 में फहराया गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है 1917 में। 1917 में भारत का तीसरा ध्वज होम रूल आंदोलन के समय तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा फहराया गया। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 1917 में भारत का तीसरा राष्ट्रीय ध्वज होम रूल आंदोलन के समय तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा फहराया गया, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जो 1917 में फहराया गया ये है, ठीक है।
इसको देख लीजिएगा। इन सभी आपको जो मैंने इमेजेस लगाई हैं नेशनल फ्लैग की, ये आपको सारी की सारी देख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि जो राष्ट्रीय ध्वज पर चरखा आया वो किस समय आया। ठीक है, तो 1931 में 1931 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज पर चरखा आया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज पर पहली बार चरखा कब आया, तो 1931 पर। ठीक है, कब? 1931 में राष्ट्रीय ध्वज पर पहली बार चरखा आया। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटा दिया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज से। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटा दिया गया और इसमें धर्म चक्र को अपनाया गया। किसको? इससे चरखे को हटाकर 22 जुलाई 1947 में चरखे को हटाकर धर्म चक्र को अपनाया गया, जिसमें धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं और धर्म चक्र का 24 तीलियों का अर्थ है जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। ठीक है, रुकने का अर्थ है मृत्यु, ये मैंने अभी आपके लिए बता दिया था। चलिए एक और बनता है हमारा नेशनल फ्लैग से, और ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है कि तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो जो तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। कितना है भैया? 2:3 है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। अब इसको आपसे घुमाकर इस तरीका से भी पूछा जा सकता है कि हमारे तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे, किसका? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? फिर 3:2 होगा। कितना होगा? 3:2 होगा। कितना भैया? 3:2 होगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अभी बात करते हैं, दोबारा से इसे टाइप करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। अच्छा भैया एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ध्वज संहिता, ध्वज संहिता कब अपनाया गया? तो 2002 में अपनाया गया। अच्छा मैं आपके लिए बता दूं ध्वज संहिता है क्या। चलिए किन बच्चों को पता है ध्वज संहिता के बारे में, एक बार कमेंट करते हैं। जिन बच्चों को पता है ध्वज संहिता के बारे में वो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्वज संहिता का मतलब था भैया, जब ध्वज संहिता थी कि ध्वज संहिता का मतलब था कि आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में और आप अपने आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी नहीं फहरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम जो था, ये जो कानून था वो नवीन जिंदल को भाई साहब पसंद नहीं आया, तो उन्होंने हाई कोर्ट में इसका बयान जारी किया और उसके बाद में वो केस जीत गए कि ऐसा नहीं है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी फहरा सकते हैं, लेकिन इसका हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए। तो वही ध्वज संहिता थी और इस ध्वज संहिता को 2002 में अपनाया गया और इसे नवीन जिंदल 26 जनवरी 2002 से लागू किया। कब लागू किया ध्वज संहिता को? 26 जनवरी 2002 में इसे लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हुगली कर्नाटक, हुगली कर्नाटक एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां झंडे बनते हैं और खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है। किसका झंडा मान्य है दोस्तों? खादी और टाट का बना ही झंडा मान्य है। कहां पर बनते हैं? हुगली कर्नाटक में। ठीक है, हुगली कर्नाटक में है और जो एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जिसमें झंडे बनाए जाते हैं और खादी और टाट के ही मान्य झंडे हैं। आगे बढ़ते हैं तो ध्वजारोहण, ध्वजारोहण के बारे में कौन कौन जानता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए गए। ध्वजारोहण क्या होता है? ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। क्या होता है? ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ध्वजारोहण। ठीक है, अरे ध्वज फहराना एक होता है ध्वज फहराना, तो इसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर होता है। ठीक है, इसमें तिरंगा जो होता है पहले से ही ऊपर होता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर 26 जनवरी को फहराया जाता है। किस पर? राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर 26 जनवरी को फहराया जाता है। तो जितने भी राष्ट्रीय ध्वज से हमारे क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ आए हैं तो एक बार यस सर टाइप जरूर कर दें और हमें मोटिवेट करें। ठीक है,
अपने फ्रेंड्स को भी बता देना है कि इतने अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप इनसे जरूर जुड़िए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए कि भैया जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। क्या है? राष्ट्रीय गान जन गण मन है। चलिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भैया सबसे पुराना राष्ट्रीय गान कहाँ का है। तो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय गान है वो ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का है। गॉड सेव द क्वीन। क्या है इसका नाम? गॉड सेव द क्वीन। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय गान है। अच्छा, हमारे नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान को किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा रचा गया? तो इसके राइटर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे हमारे नेशनल एंथम के, ठीक है, राष्ट्रीय गान के। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा जिसका नाम क्या है? आमार सोनार बाम्बा। क्या नाम है? आमार सोनार बाम्बा। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का भैया राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बाम्बा। चलिए, अच्छा, इस राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान की गायन अवधि कितनी है? इसे कितने समय में गाया जाता है? तो भैया 52 सेकंड में। कितने समय में? 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। अच्छा, प्रथम और अंतिम पंक्ति 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। जो हमारी प्रथम पंक्ति है और अंतिम पंक्ति, इसमें केवल और केवल 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। राष्ट्रीय गान में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आया है। तो जय शब्द जो है राष्ट्रीय गान में वो 10 बार आया है। कितनी बार आया है? 10 बार आया है। और राष्ट्रीय गान में दो नदियों के नाम हैं। कौन कौन सी? गंगा और यमुना। कौन कौन सी दो नदियों के नाम हैं? गंगा और यमुना नाम है। दो नदियों के नाम है हमारे राष्ट्रीय गान में। कौन सी? गंगा और यमुना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गान से क्या और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर क्या और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो राष्ट्रीय गान है इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विशनधर नारायण कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। राष्ट्रीय गान को सरला देवी किसके द्वारा गाया गया? राष्ट्रीय गान को सरला देवी चौधरानी ने गाया। किसने गाया था? पहली बार 27 दिसंबर 1911 को सरला देवी चौधरानी ने राष्ट्रीय गान को गाया था। और राष्ट्रीय गान मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? बांग्ला भाषा में लिखा गया। लेकिन राष्ट्रीय गान को इंग्लिश ट्रांसलेट रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया था। किस में किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसको, ठीक है, 1919 में। ये भी आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले पत्र तत्वबोधिनी, किसमें? तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा। किसमें छपा भैया? इस पत्रिका का भी नाम आपको याद रखना है। तत्वबोधिनी पत्रिका में हमारा राष्ट्रीय गान जो है पहली बार छपा। और इसके शीर्षक यानी टाइटल क्या था? भारत विधाता। इसका टाइटल क्या था? भारत विधाता था। इसका शीर्षक जो था वो भारत विधाता था। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय गान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कवर हो गए होंगे और आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है भैया? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और हमारा इस नेशनल सॉन्ग को, इसके रचयिता कौन है? हमारे इस नेशनल सॉन्ग के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है भैया? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और किस उपन्यास से लिया गया? आनंदगढ़ से लिया गया है। किससे? आनंदगढ़ से लिया गया है। और इसे अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस नेशनल सॉन्ग को यानी वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सबसे पहले ये कहां पर? सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया।
कब गाया गया? सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे, जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड है। और हमारे राष्ट्रीय गान की गायन अवधि कितनी बताई थी मैंने अभी? 52 सेकंड बताई थी। और राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? 65 सेकंड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। राष्ट्रीय गीत से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले किसने गाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ये भी आपको लिखना है, ये भी आपको माइंड में छाप लेना है कि जो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल कैलेंडर। कैलेंडर जो है वो शक संबंध पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो शक संबंध पर आधारित है। ठीक है, 78 AD यानी 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा इसे लिया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। कैलेंडर में हमारे कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। हिंदी में देख लीजिए कौन कौन से माह होते हैं। चैत्र होता है, बैसाख होता है, जेठ होता है, आषाढ़ होता है, श्रावण होता है, भाद्रपद होता है, अश्विन होता है, कार्तिक होता है, अग्रहायण होता है, पौष होता है, माघ होता है, फागुन होता है। अब मैंने ये क्यों टाइप किए हैं, क्यों लिखा है, क्यों बताया है? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अश्विन और कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है, कौन सा माह आता है? ऑप्शन दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा जो कैलेंडर है जो शक संबंध पर आधारित है उसे अपनाया कब गया? तो 22 मार्च 1957 को। कब भैया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चलिए कुछ और नेक्स्ट चीजें जानते हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है। चलिए आगे राष्ट्रीय मुद्रा। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है, वो क्या है? रुपया है। और इसे किसने दिया? डी उदय कुमार ने दिया। किसने दिया था? डी उदय कुमार ने दिया था। हमारी नेशनल करेंसी सिंबल क्या है? ये है, हिंदी में आर लिया गया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से हमारी नेशनल करेंसी का सिंबल बनाया गया है। हिंदी से आर लिया है और रुपीज, ठीक है, इंग्लिश में रुपीज इससे लिखा गया है। ठीक है, जो रुपया है वो इंग्लिश में लिखा गया है रुपीज। इस प्रकार से हमारा नेशनल सिंबल बना है। और इस चिन्ह को अपनाया कब गया? 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया गया। कब? 15 जुलाई 2010 को हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसको अपनाया गया। राष्ट्रीय मुद्रा की चिन्ह को अपनाया गया था। अच्छा ये भारत में, भारत, अब एक और नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही अच्छा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का अपना चिन्ह है। भारत ऐसा कौन सा देश बना था 2010 में? तो 5वां देश बना था जिसका अपना मुद्रा का चिन्ह है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कौन कौन से और देश थे जिसमें डॉलर, ठीक है, डॉलर था, येन था और पाउंड स्टर्लिंग था और यूरो था। ठीक है, चलिए बच्चे अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। बच्चों से मेरा सवाल है कि डॉलर किस देश में चलता है? ठीक है, किस देश की मुद्रा का साइन है डॉलर? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स कर दें। कमेंट में सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, जो डॉलर है वो मुख्य रूप से किस देश का मुद्रा का साइन है? जल्दी से बताइएगा किस देश में डॉलर जो है वो चलता है। तो भैया जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो डॉलर है वो अमेरिका में चलता है और येन किस में चलता है? जापान में चलता है। और स्टर्लिंग पाउंड किस में चलता है? ब्रिटेन में चलता है। और यूरो यूरोपीय यूनियन है, ये 19 देश में अपनाते हैं। इसे कितने देश अपनाते हैं? 19 देश अपनाते हैं यूरो को। ठीक है, यूरो को ये यूरोपीय यूनियन में चलता है और इसे 19 देश अपनाते हैं। कितने देश अपनाते हैं इसे? 19 देश अपनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देश के राष्ट्रीय प्रतीक से क्या क्या आपके एग्जाम में बन सकते हैं और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए एक एक को बड़े अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझना है जो मैं आपके लिए बताऊं। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो कौन सा है हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद है, जिसको हम बट के नाम से भी जानते हैं और बड़ के नाम से भी जानते हैं। और इनका साइंटिफिक आपसे नेम पूछ सकता है, ये नहीं आपसे राष्ट्रीय वृक्ष। ये तो आपका हो गया 5वीं 6ठी का सवाल, ठीक है, जो आपसे 5वीं 6ठी क्लास में पूछे जाते थे। लेकिन आपसे दिल्ली पुलिस एग्जाम में किस तरीका से पूछा जाएगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है। हमारा जो बरगद का साइंटिफिक नेम है वो फाइकस बेगालेसिस है। क्या है? फाइकस बेगालेसिस है। क्या है साइंटिफिक नेम? जो बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? फाइकस बेगालेसिस है। चलिए, राष्ट्रीय जलीय जीव, इसी प्रकार से आपसे इस तरीका के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अच्छे से सुनते रहिएगा। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? गंगा डॉल्फिन है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैरोफेना हिप्पूरस है। क्या है? कैरोफेना हिप्पूरस है गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम। चलिए, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जिसको लोटस इंग्लिश में कहते हैं। और इसका साइंटिफिक क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गर्टन। क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गर्टन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है किसका? हमारे राष्ट्रीय पुष्प का, यानी कमल का। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पार्वो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पार्वो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पार्वो क्रिस्टेटस नाम है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन सुनिएगा। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैगीफेसिक इंडिका। क्या नाम है इसका? मैगीफेस इंडिका। जो हमारा राष्ट्रीय फल है वो आम है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैगीफेस इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरा आपसे एक सवाल है कि राष्ट्रीय सब्जी हमारी क्या है? जल्दी से सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि राष्ट्रीय सब्जी हमारी क्या है। ज्यादातर बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, जल्दी से बताइएगा राष्ट्रीय सब्जी क्या है। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो ज्यादातर बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय सब्जी है वो आलू है। आलू ज्यादा खाते हो तो आलू, ये थोड़ी नहीं है कि राष्ट्रीय जो सब्जी है वो आलू हो जाएगी, ऐसा नहीं है भैया। जो राष्ट्रीय सब्जी है वो क्या है? हमारी कद्दू है। ठीक है, क्या है? कद्दू है। ठीक है, राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू है। और हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो जो हमारी इंडिया की राष्ट्रीय भाषा है वो कोई भी भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा हमारी इंडिया में नहीं है। लेकिन क्या है? राष्ट्रीय लिपि है हमारी। जो इंडिया की क्या है? राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। क्या है भैया? राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। लेकिन आप सोचते होंगे कि हमारी जो इंडिया की राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। बिल्कुल नहीं भाई, हमारी इंडिया की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। हमारी जो हिंदी राजभाषा है, क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, क्या है? हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन में आपको फंसा देगा और आपसे आपका क्वेश्चन गलत करा लेगा। जो हिंदी है वो राजभाषा है। क्या है? दोबारा से सुनिएगा, हिंदी क्या है? राजभाषा है। और हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसे अपनाया कब गया? 14 सितंबर 1949 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, हाल ही में 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस भी मनाया गया है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो राष्ट्रीय मिठाई सबको पता होगा, मेरी फेवरेट है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? हमारी जलेबी है। मीठा मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं जलेबी खा लेता हूँ। तो हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक थे, जो हमने एक टॉपिक बनाया था देश के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है,
हमने क्या टॉपिक बनाया था, देश के राष्ट्रीय प्रतीक टॉपिक बनाया था। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है एकदम सफिशिएंट था और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है और आपको सारी की सारी डिटेल्स समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स एक लाइक तो बनता है, हमारी मेहनत को जल्दी से एक लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको बता दें कि कल जो हमारी शाम 6 बजे क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, शास्त्रीय नृत्य हम उसमें पढ़ेंगे, लोक नृत्य उसमें पढ़ेंगे और वाद्य यंत्र हम पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। शाम 6 सभी बच्चों को आना है और क्लासेस को देखना है, अच्छे से समझना है और इनके आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से समझ आएगा और आप इन्हें अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।